में क्या पढ़ चुके हैं? एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि जितनी सारी लाइट्स हैं वो एक पैकेट की तरह आती हैं। वो कैसे आती हैं? एक पैकेट की तरह आती हैं, जिसका नाम क्या दिया गया? फोटोन। क्या नाम दिया गया? फोटोन नाम दिया गया। ठीक है। और कभी कभी यही रेडिएशन कुछ और तरीके का अपना एक्सपेरिमेंट दिखा देती है। कुछ जितने सारे एक्सपेरिमेंट होते थे सबको अपना अलग अलग तरीका दिखाते थे, कौन? लाइट्स। क्या दिखाते थे? लाइट्स दिखाते थे। कभी कभी ये होता था कि सब एक कंटिन्यूअस तरीके से लाइट चलती थी। कैसे चलती थी? कंटिन्यूअस तरीके। इसके पहले जितने सारे हम लोग क्लास 10 तक पढ़ते हुए आए हैं, लाइट को हम लोग क्या जानते थे कि अगर कोई लाइट यहां से, ये कोई सोर्स है हमारा लाइट का, हमारा कोई सोर्स लाइट से, तो यहां से डायरेक्टली लाइट जाती है, ऑल गोज इन अ स्ट्रेट लाइन, सबके सब स्ट्रेट लाइन में जाती हैं। लेकिन अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़े हैं कि जितनी सारी लाइट्स हैं वो एक पैकेट के समान आती रहती हैं। कैसे आती रहती हैं? पैकेट के समान, एक एक पैकेट में आती हैं, वो आगे की तरफ चलते रहती है। उसका नाम क्या दिया गया? फोटोन। क्या नाम दिया गया? फोटोन। कौन सी प्रोसेस है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ फार्मूला वगैरह याद है? इसमें किसी फार्मूला के यूज हुआ था, याद है कुछ? हाँ, काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। उसमें क्या हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा था वो अपने साथ काइनेटिक एनर्जी लेकर के चल रहा था। क्या लेकर के चल रहा था? काइनेटिक एनर्जी लेकर के चल रहा था। ठीक है। ये होता आपका डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का मेन टॉपिक हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं स्पेक्ट्रा होता क्या। इसके पहले हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं फिजिक्स में कि अगर ये मान लीजिए कोई हमारी लाइट है, ये हमारी कोई सोर्स है, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है। और यहां से कोई लाइट जा रही है, और सामने इसके एक प्रिज्म है। तो प्रिज्म क्या करता है? इस व्हाइट लाइट को क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है 7 कलर में, जिसका नाम क्या होता है? विबग्योर। क्या नाम है इसका? विबग्योर। अच्छा, इस प्रिज्म का काम क्या है ये बता सकते हो? इतने ही कलर को क्यों करता है? हाँ, उतने ही कलर से व्हाइट लाइट बनी। ये क्या करता है कि उस व्हाइट लाइट में, या जो कोई भी लाइट हो, चाहे रेडिएशन हो, इसमें हम लोग रेडिएशन की बात करेंगे, इसमें जो कोई भी रेडिएशन हो उसमें जितने सारे कलर्स है वो उस कलर को सिर्फ स्प्लिट करता है। कौन? प्रिज्म। सिर्फ कलर को स्प्लिट करने का काम करता है और कुछ नहीं करता है वो। ठीक है। अब इसमें जितने सारे ये कलर्स हैं, ये सब, अच्छा इसका मान लीजिए कि यहां से लगभग 4000 एंगस्ट्रॉन यहां से इसका वेवलेंथ होता है, यहां से लेकर के यहां तक लगभग 7800 एंगस्ट्रॉन इसका वेवलेंथ होता है। एंगस्ट्रॉन अगर मैं यूज कर रहा हूं तो किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं? राइट के रिफ्लेक्शन के लिए। किसके लिए यूज कर रहा हूं? एंगस्ट्रॉन का 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है? 10 के पावर -10 या क्या रहेगा? मीटर। -10 क्या रहेगा यहाँ पे? मीटर। तो ये बताओ इस प्रिज्म में हम लोग कौन कौन सा टर्म यूज करते हैं? पहली बात तो फ्रीक्वेंसी। पहली बात क्या यूज करते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी। दूसरी बात वेवलेंथ। दूसरी बात क्या होता है? वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर।
क्या होती है? मीटर। मतलब हम लोग ये जो एंगस्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वेवलेंथ। किसकी बात कर रहे हैं? वेवलेंथ की। जो इसकी वेवलेंथ होती है 4000 से लेकर के 7800 तक इसकी वेवलेंथ होती है। इसका कहने का ये मतलब है, इसके कहने का ये मतलब है, किसका है? हम लोग 4000 एंगस्ट्रॉन टू लेकर के कहां तक? 7800 एंगस्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वायलेट कलर, जो क्या है? वायलेट कलर है, उसका वेवलेंथ 4000 होता है, एंड जो रेड कलर होता है उसका वेवलेंथ 7800। इसके बीच में जितने सारे कलर्स होते हैं, इसके बीच में जितने सारे कलर्स होते हैं, सबका एक कंटिन्यूअस पैटर्न चलता है, सबका एक कंटिन्यूअस पैटर्न चलता है। जैसे आपको समझ में ये आ रहा है कि वायलेट के बाद तो सीधा इंडिगो आ गया है, वायलेट के बाद सीधा इंडिगो आ गया। मान लीजिए कि हमारा एक कलर का पैटर्न है, कमेंट, ये हमारा एक कलर का पैटर्न है, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा विबग्योर हो, VIBGYOR, ठीक है। ये एक हमारा कलर का पैटर्न है, ये हमारा वायलेट कलर है, इसके बाद से डायरेक्टली कौन आ जा रहा है? इंडिगो। ऐसा इसमें नहीं होता है, ऐसा इसमें नहीं होता है। तो कैसा होता है भाई? हर एक एंगस्ट्रॉन के बाद दूसरा एंगस्ट्रॉन आता है। मतलब 4000 के बाद से फिर 4001 एंगस्ट्रॉन आएगा, फिर 4002 एंगस्ट्रॉन आएगा, और एक समय ऐसा आते 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 ये जो वायलेट कलर है धीरे 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 कन्वर्ट होगा इंडिगो में। समझ में आ रहा है? ये चीजें समझ में आ रही है? क्या होगा कि ये जो वायलेट कलर है, जब इसका एंगस्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, जब इसका वेवलेंथ बढ़ते जाएगा, और ऐसा नहीं है कि एक के बाद दूसरा कूद करके चला जाएगा, कूद करके नहीं जाने वाला है। अगर 4000 है तो उसके बाद से 4001, फिर 4002, फिर 4003, वैसे उसका वेवलेंथ बढ़ते 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 जो वायलेट कलर है वो तब कन्वर्ट होता है किसमें? इंडिगो में। एक ही बार कन्वर्ट नहीं होता है, धीरे 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 वो कन्वर्ट होता है। हाँ हाँ, वही तो, कलर चेंज होगा, जितना ज्यादा उसका वेवलेंथ बढ़ते जाएगा वो कलर उसका चेंज होते जाएगा। समझ में आ रहा है? इसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस रेडिएशन, या बोल सकते हैं इसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अच्छा, इस कलर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो कलेक्शन ऑफ कलर होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। कौन सा स्पेक्ट्रम? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसका मतलब समझ में आ रहा है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब जो रेडिएशन है, जो आपका रेडिएशन है वो हर एंगस्ट्रॉन के बाद चल रही है, मतलब जंप नहीं हो रहा है, जंप नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? यहां तो किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। एक होता है इमिशन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। दो स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जितनी सारी कलर्स होती हैं, ये जो आपकी वेवलेंथ चल रही है ना, ये जो आपकी वेवलेंथ चल रही है, ये सब के सब एक कंटिन्यूअस में, ये सब के सब किस में है? कंटिन्यूअस है। लेकिन इमिशन में ऐसा नहीं होता है, इमिशन में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि पहला जो कलर का वेवलेंथ था, पहला जो कलर का वेवलेंथ था, उसके बाद से जो दूसरे कलर का आएगा उसके जस्ट बाद का ही तो हो सकता है 4080 आ जाए, 4090 आ जाए, ऐसे वेवलेंथ चलता है उसमें। उसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मतलब टूट टूट करके जाना। क्या करके जाना? टूट टूट करके जाना, या उसे हम लोग बोलते थे लाइन स्पेक्ट्रम। अभी इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आते हम लोग एक चैम्बर लेते हैं, यहां पे एक चैम्बर लेते हैं इसे हम लोग, ठीक है, और इसमें कोई गैस ले लेते हैं। मान लीजिए इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस ली। कौन सी गैस ली? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इसे हमने हीट किया, हीट किया बाय
इलेक्ट्रिक, इसे हमने क्या किया, बाई इलेक्ट्रिक हीट किया। समझ में आ रहा है। अब ये जो हाइड्रोजन्स के एटम है, ये जो हाइड्रोजन्स के एटम है, जैसे ही ये हीट होंगे, जैसे ही ये हीट होंगे, ये क्या करेंगे, रेडिएशंस निकालेंगे। ये क्या करेंगे, रेडिएशंस निकालेंगे। इसमें से कोई एक रेडिएशन निकलेगी, इसमें से कोई एक रेडिएशन निकलेगी एकदम स्ट्रेट लाइन में। समझ में आ रहा है। जैसे ही हाइड्रोजन एटम को हम लोग हीट करेंगे, क्या करेंगे, इसे हम लोग हीट करेंगे, तो इसमें से रेडिएशन निकलेगी, इसमें से क्या होगी, रेडिएशन निकली। और इसे क्या किया हम लोग, इसे फिर से प्रिज्म इसके सामने रखे हम लोग, इसके सामने हम लोग फिर से क्या रखे, प्रिज्म रखे। प्रिज्म का काम क्या है, कोई भी इस पे रेडिएशंस आ रहे हैं, जो कोई भी इस पे रेडिएशंस आ रहे हैं, उसमें जितना सारा कलर्स है वो उसे स्प्लिट करेगा, उसे वो क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, उतने ही कलर्स को स्प्लिट करेगा। तो इसमें हम लोग ऐसा देखें कि ये क्या किया है कि इस कलर को सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड ही किया है, वायलेट, ब्लू, रेड। वायलेट, ब्लू, रेड। हो सकता है जो इसका वेवलेंथ था वो 4000 था, इसका चला गया 6000, इसका चला 7800 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है। मतलब इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं थी, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं थी। इसके पहले वाले में हम जो देखे थे कंटिन्यूअस में, धीरे 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 जो वायलेट कलर था वो मर्ज हो रहा था, धीरे धीरे जो वायलेट कलर था वो किस में मर्ज हो रहा था, इंडिगो में। किसमें मर्ज हो रहा था, इंडिगो में। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें से क्या हो रहा था कि 4000 था, डायरेक्टली 6000, इसका वेवलेंथ अलग, फिर इसका वेवलेंथ अलग। इसमें कोई भी कंटिन्यूटी इसके वेवलेंथ में नहीं थी, इसके रेडिएशन में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं थी। यहां तक क्लियर है। इसके कोई भी रेडिएशन में कंटिन्यूटी नहीं थी। इसी वजह से इसे कौन सा स्पेक्ट्रम बोला गया, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। क्या बोला गया इसे, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोला गया, या इसे लाइन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे हम लोग, लाइन स्पेक्ट्रम। हाँ, रेडिएशन निकला है, कोई भी एटॉमिक गैस है, हीलियम भी ले सकते हैं उसमें। हाँ, अब देखो यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है, सर हाइड्रोजन गैस लिए हैं तो उसका जो रेडिएशन आया है उसमें देख रहे हैं ना कि वायलेट कलर है, ब्लू कलर है और रेड कलर के रेडिएशन निकल रहा है। क्या अगर हम लोग यहाँ पे गैस बदल दें, क्या अगर हम लोग यहाँ पे गैस बदल दें तो क्या रेडिएशन पे इसका कोई फर्क पड़ेगा, एकदम 100% फर्क पड़ेगा। मतलब हम लोग किसी भी गैस को, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि किसी भी गैस को अगर हीट करते हैं तो इसका स्पेक्ट्रम क्या क्या फॉर्म करेगा, ये हमें पता है। लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सा गैस है। ठीक है, किसी भी गैस को, मान लीजिए कि यहां से हमने कोई अननोन गैस ले ली, यहां से हमने कोई अननोन गैस ले ली और इसे हीट किया और इसमें से कोई रेडिएशन फॉर्म हुआ, और यहां से जैसे ही प्रिज्म पे गया ये फॉर्म किया स्पेक्ट्रम। क्या फॉर्म किया, स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम से अब अलग अलग कलर फॉर्म होगा, कलर क्या होगा, अलग अलग। जितनी सारी गैसेस है सब के सब अलग कलर फॉर्म करेंगी और अलग वेवलेंथ के साथ। तो उस वेवलेंथ से, उस कलर से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी गैस, सब की सब गैस सेम कलर का रेडिएशन फॉलो नहीं करेगी। अभी समझ में आया अंकुर? हाँ एकदम होता। रेडिएशन मतलब क्या है भाई, लाइट ही है ना। हाँ, उसमें से रेडिएशन निकल रहे हैं, एटम एक दूसरे से टकरा रहे हैं, उसमें से रेडिएशन निकल रहे हैं। ठीक है, हाँ, दिखता नहीं है, इसे एक्सप्लेन किया। दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिख रहा है कि इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है। जब तक वो लगभग 10,000 से ऊपर के वेवलेंथ नहीं होंगे वो हमें नहीं दिखेंगे, या इससे नीचे 4000 से नीचे और 7800 से ऊपर। अगर इससे ऊपर है और इससे नीचे है तो वो वेवलेंथ हमें नहीं दिखेंगे, कलर नहीं दिखेगा हमें। हाँ, रेडिएशन दिखता है भाई,
हाँ, यहां से जो रेडिएशन निकलेगा ये दिखेगा यहाँ पे हमने स्क्रीन लगाई हुई है, ठीक है। ये जितने सारे कलर्स है इस स्क्रीन पे फॉर्म हो रहे हैं, तब हमें पता चल रहा है कौन कौन सा कलर आ रहा है। लाइट, अरे भाई हमको ये बताओ, लाइट दिखती है, मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल, वो ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाती है। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगी वो दिखेगी नहीं। टिंडल इफेक्ट पता है? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? शैडो फॉर्म करती है। उसमें क्या होता है कि जब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो पार्टिकल्स लाइट को विजिबल बनाते हैं। पार्टिकल्स लाइट को क्या करते हैं? विजिबल बनाते हैं। तो लाइट जब चलती है तो नहीं दिखता है जब तक पार्टिकल्स बीच में ना आए। जब यहाँ पे हम स्क्रीन रखे हैं, जब यहाँ पे क्या किया हम लोग, स्क्रीन रखे हैं, तब इसे स्क्रीन को उसने विजिबल बनाया है। किस पे? इधर। हाँ हाँ, तो बस वो एक ही कलर का दिखेगा, बस उजाला होगा और कुछ नहीं। हाँ, व्हाइट ही कलर, व्हाइट कलर नहीं होगा, उसका कलर कुछ और हो सकता है, क्योंकि व्हाइट कलर तो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर होता है, ठीक है। उसका कलर कुछ और होगा, ठीक है। जब यहां से गया है तो ये तो उसको कलर का डिवाइड किया है, समझ में आ रहा है। फिर इसी चीज को एक्सप्लेन किए नील्स बोहर अपने एटॉमिक थ्योरी में। नील्स बोहर अपने एटॉमिक थ्योरी में इसी चीज को वो एक्सप्लेन किए, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। नील्स बोहर, मिटा दूं, नील्स बोहर आए, नील्स बोहर आए और जितना सारा एटॉमिक थ्योरी थी सबको बोहार दी, ठीक है। अच्छा, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, उसमें एटॉमिक मॉडल में क्या था कि बीच में आपका कोई पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली इसमें कोई चार्ज है, इसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। उनके कहने का ये मतलब था इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते जा रहे हैं, मतलब यहां भी रिवॉल्व कर रहे हैं, इसमें भी रिवॉल्व कर रहे हैं, इसमें भी 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 कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था, ये इनका ड्रॉबैक था, ये इनका ड्रॉबैक था। समझ में आ रहा है? इसी चीज को एक्सप्लेन किए कौन? नील्स बोहर। इसी चीज को एक्सप्लेन किए कौन? नील्स बोहर। नील्स बोहर ने क्या बताया कि जितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं सबका एक ऑर्बिट होता है, सबका एक क्या होता है? ऑर्बिट होता है, और सब अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं, सब अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है? उस ऑर्बिट को, ये सब क्या है आपके? ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? एनर्जी लेवल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? उसी एनर्जी लेवल से, उसमें उसी स्पीड से या उसी एनर्जी लेवल से उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ना कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड कहीं भी वो घूमते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सबके हर इलेक्ट्रॉन उसमें सब के सब अपने ऑर्बिट में ही घूमते हैं, ठीक है। उन्होंने एक ऐसा कैलकुलेशन दिया जिसमें एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपान में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उन्होंने एक ऐसा कैलकुलेशन दिया कि जो इसमें ऑर्बिट है उसके पास इतनी एनर्जी लेवल होती, इतना उसके पास एनर्जी लेवल होता है। इस एनर्जी लेवल से वो आगे की तरफ घूमता है, आगे की तरफ वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। जेड का मतलब इसमें क्या है, कोई बता सकता है? एटॉमिक नंबर। जेड का मतलब क्या है? इसमें एटॉमिक नंबर है। एन एन इज इक्वल टू कोई बता सकता है? नंबर ऑफ, नहीं, सेल।
नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल का मतलब क्या है? ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 4। ठीक है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि जो पहला वाला है, जो पहला वाला सेल है, उसके पास कितनी एनर्जी है कि वो उस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर रहा है। तो यहां से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, E इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर एटॉमिक नंबर। मान लीजिए कि हम लोग कोई एटम ले लिए हाइड्रोजन। क्या ले लिया हम लोग? हाइड्रोजन एटम ले लिए। ठीक है, क्या ले लिया हम लोग? हाइड्रोजन एटम ले लिए। तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर अपान में n का स्क्वायर, n अपान n का स्क्वायर इंटू में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसे ही छोड़ दीजिए। कितना होगा? -13.6, इतना ही होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो पहले वाला सेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो कितनी एनर्जी के साथ घूमेगा? -13.6, -13.6। जो दूसरा वाला सेल होगा उसकी एनर्जी कुछ और होगी, उसकी एनर्जी कुछ और होगी। उसकी एनर्जी क्या होगी? यहीं से निकाल लेते हैं। -13.6 इंटू जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 अपान में नंबर ऑफ सेल, दूसरा वाला सेल था तो उसके लिए 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 अपान में 4। इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा? इसे डिवाइड करिए कितना आएगा? फिर तीसरे वाले के लिए -13.6 इंटू 1 अपान में 3 का स्क्वायर, इसे भी डिवाइड करिए। फिर एनर्जी लेवल -13.6 इंटू 1 अपान 4 का स्क्वायर, इसे भी डिवाइड करिए। कितना आ रहा है? निकालिए, कॉपी निकालिए, सबका एनर्जी लेवल निकालिए, कितना आ रहा है? 3, इसका 3.4 -3.4। ठीक है, तीसरे वाले का, तीसरे वाले सेल का कितना आ रहा है? -1.51। फोर्थ वाले का -0.85। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 0.85। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? हाँ, क्लियर है। अब ये बताइए सत्यम, ये बताइए कि जो एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी लेवल है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। ठीक है, इनके पास एनर्जी लेवल पहला कितना है? -13.6। पहले वाले सेल के पास इतनी एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराता है। दूसरा वाला क्या कर रहा है कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये बताइए कि पहले वाले सेल से दूसरे वाले सेल में ज्यादा एनर्जी है या कम एनर्जी है? कम एनर्जी है। हाँ, माइनस में चल रहे हो भाई। माइनस में जितना हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे ज्यादा होते जाते हैं। नंबर लाइन नहीं पता है भाई, नंबर लाइन। ये 0 हो गया, -1, -2, -3, -4। -2 और -4 में कौन बड़ा है? -2 बड़ा है ना। जितना हम लोग इधर को आएंगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ते गया है, इसका एनर्जी लेवल बढ़ते गया है। ठीक है, हाँ, उसका इतना एनर्जी लेवल है। हाँ,
मतलब उन्होंने एक ऐसा कैलकुलेशन दिया जिसकी वजह से हम उसका एनर्जी लेवल निकाल सकते हैं, नील्स बोहर ने। हाँ हाँ, वैसे ही एनर्जी लेवल है, वो एनर्जी नंबर है वो। उन्होंने एक कैलकुलेशन दिया कि इस एनर्जी लेवल से हम लोग सबके एनर्जी लेवल का कैलकुलेशन कर सकते हैं, नील्स बोहर ने। ठीक है, देखो हुआ क्या, रियली में हुआ क्या। अभी हम लोग यहाँ पे गैस चैम्बर वाला देखे हैं ना, उसे हम लोग वो एटम्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, उसे हम लोग एटम्स के अकॉर्डिंग देंगे। अभी क्या होगा कि हम लोग हाइड्रोजन का एटम लिए थे, हाइड्रोजन का एक एटम लिए थे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर? इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई? इलेक्ट्रॉन एक होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन। मैं इसे क्या किया, हीट किया। यही तो किए थे ना हम लोग, यही तो किए थे। इसे मैं हीट किया था, जब हीट किया तो इसे क्या मिला? एनर्जी। क्या मिला? एनर्जी। एनर्जेटिक हो गया। ये क्या हो गया? ये एनर्जेटिक हुआ। जब ये एनर्जेटिक हुआ है, जब क्या हुआ है? एनर्जेटिक हुआ है, तो N1 से ये जंप कर गया है N2 पे। समझ में आ रहा है? जब इसे हीट दिया गया है, क्या दिया गया है? हीट दिया गया है, तो ये N1 से जंप कर गया है किस पे? N2 पे। किस पे जंप कर गया है? N2 पे। अब ये अपना ऑर्बिट छोड़ चुका है, अभी अपना ऑर्बिट छोड़ चुका है, तो ये हो जाएगा वेरी अनस्टेबल। ये क्या हो जाएगा? वेरी अनस्टेबल। ये क्या हो जाएगा? वेरी अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अब ये चाहेगा कब न कब ये इस पे आकर के फिर से अपने ऑर्बिट में आकर के गिर जाए, फिर से अपने ऑर्बिट में आकर के गिर जाए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसे एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। एनर्जी कुछ गेन किया कि नहीं किया है? एनर्जी कुछ गेन किया है। क्या एनर्जी गेन किया है पता कर सकते हैं? बताओ क्या एनर्जी गेन किया है? हाँ, अच्छा ये बताओ, N1 से वो N2 पे कूदा है, एनर्जी लिया होगा ना? एनर्जी लिया होगा कि नहीं लिया होगा? लिया है। कितना एनर्जी लिया है बता सकते हैं? अब देखो, E इज इक्वल टू N2 माइनस N1। E इज इक्वल टू N2 माइनस N1। इसका मतलब क्या है कि ये एनर्जी की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? एनर्जी के। इज इक्वल टू N2 की एनर्जी कितनी है? -3.4। कितना होगा? -3.4। माइनस में N1 की एनर्जी कितनी है? -13.6। कितना होगा? -3.4 यहाँ पे प्लस 13.6 इज इक्वल टू कितना होगा? ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसे एनर्जी मिला है, तब ये एक जगह से दूसरे जगह पे गया। यही तो हुआ है ना, सबका एक अपना एनर्जी लेवल है। इसे इतना एनर्जी मिला है तब ये यहाँ पर पे गया। अब ये क्या करेगा? फिर से कूदेगा किस पे? किस पे? फर्स्ट सेल पे। और जब कूदेगा, जब ये क्या करेगा? फिर से कूदेगा तो ये रेडिएट करेगा, रेडिएशन। क्या यहां से निकलेगा? रेडिएशन। जो हम लोग हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे थे? गर्म कर रहे थे, उसमें से रेडिएशन निकल रहा था। यही प्रोसेस हो रही थी उसमें से। समझ में आ रहा है कैसे रेडिएशन निकल रहा था? इलेक्ट्रॉन यहां से जंप किया, और जब यहां से कूद रहा है तो अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है। अपनी एनर्जी क्या कर रहा है? ये लॉस कर रहा है। जब लॉस कर रहा है तो इसी में से क्या निकल रहा है? आपका रेडिएशन। क्या निकल रहा है? रेडिएशन। और इसको नाम दिया गया, ये क्या है आपका? एक फोटोन है। ये क्या है आपका? फोटोन है। मतलब ये आपका क्या है? एनर्जी किसका है? फोटोन। ये किसका एनर्जी है? फोटोन का एनर्जी। क्लियर है? यहां तो कोई डाउट है? हाँ, समझ में आ रहा है रेडिएशन कहां से निकला है? कहां से निकला है? जब इसे एटम को हीट किए, N1 से वो कूदा किस पे? N2 पे। N1 से वो किस पे कूदा? N2 पे कूदा ना। और जब कूदा तो क्या हुआ कि अपने एनर्जी कुछ गेन किया है,
और जब बहुत अनस्टेबल हो गया है वो N2 पे बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि वो उसका ऑर्बिट है ही नहीं, वो कहाँ आना चाहेगा, फर्स्ट वाले पे। जब फिर से फर्स्ट वाले पे आना चाहेगा तो अपना एनर्जी वो रेडिएट करेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिएशन। क्या बोलेंगे, रेडिएशन। यही प्रोसेस था जिसमें हम लोग चैम्बर में लिए थे, हीट कर रहे थे, उसमें से एक रेडिएशन निकल रहा था। समझ में आ रहा है, वो इस तरीके से रेडिएशन इसमें से निकल रहा था, जिसकी एनर्जी हम लोग फाइंड किए हैं, ई फोटोन इज इक्वल टू ई N2 माइनस ई N1। ई का मतलब एनर्जी, ई का मतलब एनर्जी, ई पी का मतलब फोटोन। क्लियर है, इसे राइट करिए। हम लोग एनर्जी कैसे निकाले थे, ई फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ N2 माइनस एनर्जी ऑफ N1, यही निकाले थे ना, यही निकाले थे। इसे फार्मूला का अगर डेरिवेट करें हम लोग, ई फोटोन इज इक्वल टू ई एनर्जी की हम लोग क्या बात किए थे, एनर्जी क्या है आपकी -13.6 अपान में जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही हुआ था, यही हुआ था ना। ये E1 है, यहां पे इसको रख देंगे हम लोग N1 और ये Z1, -13.6 Z1 का स्क्वायर अपान में N1 का स्क्वायर माइनस -13 ये N2 होगा, N2 -13.6 Z1 का स्क्वायर अपान में N1 का स्क्वायर। ये चीजें समझ में आ रही है, हाँ, ये चीजें नहीं समझ में आई। ये मैंने EN2 माइनस EN1 किया है, ये चीज समझ में आई है, नहीं समझ में आई है, नहीं समझ में आई है, आई है, नहीं आई है। चलो देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू EN2 माइनस EN1 था, ये था। चलो ठीक है, EN2 का मतलब क्या है, EN2 का मतलब क्या है, -13.6 1 का स्क्वायर अपान में 2 का स्क्वायर, यही तो है ना, यही तो है ना। इसे ही जब हम लोग सॉल्व करेंगे, EN2 इज इक्वल टू कितना आया था, कितना आया था, -3.4, यही तो कुछ आया था ना, यही तो कुछ आया था, बोलो भाई, यही तो कुछ आया था ना। और जब हम लोग E1 पे निकाले थे, EN1 इज इक्वल टू, तो क्या था, -13.6 Z1 का स्क्वायर अपान में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया था, -13.6, यही तो आया था ना। बस इसे फार्मूले को हम लोग उसमें रख दिए, इसी फार्मूले को उसे रख दिए, वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पे जब इसे माइनस किए तो कितना आया था, 10 पॉइंट कुछ आया था, कुछ आया था कि नहीं आया था, बस वही मैं फार्मूला लिख दिया हूं, यहां से वही मैं यहां पे फार्मूला लिख दिया हूं। क्लियर है, हाँ, बोलो भाई, यहां से क्लियर है ना, हाँ, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर, मैं आगे चलो फिर, क्योंकि यही के बाद खेला है, हाँ, नहीं इसके फिर, अरे मैं यहां से फार्मूला बना रहा हूं भाई, यहां तक क्लियर है तो बताओ, नहीं तो फिर से इसे बताऊं मैं। चलो देखो, एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, हेलो, एनर्जी निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या लिए थे, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ N1 अरे N2 माइनस एनर्जी ऑफ N1, यही तो किए थे ना, हाँ। ये एनर्जी ऑफ फोटोन क्या निकला था भाई, इसका मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन का मतलब क्या है, जो वो एनर्जी गेन किया था, जो एनर्जी गेन किया था इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन किया था, और जो इसमें से रेडिएशंस निकल रहे हैं, जब रेडिएशन निकलेंगे तो वो फिर से कम होने लगेगा,
क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, फिर वो पहले वाले गिर जाएगा और जितना लॉस किया वो किस में निकल जाएगा, रेडिएशन में। किस में निकल जाएगा, रेडिएशन में। तो हम लोग वही निकाल रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या निकाले थे हम लोग, E(n2 - E(n1)। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -13.6 इंटू जेड अपान एन स्क्वायर। हाँ जेड स्क्वायर, -13.6 जेड स्क्वायर अपान में एन स्क्वायर, यही तो फार्मूला था। अब इसमें हम लोग 2 ले लिए, अगर n ले लिए, E(n1) ले लिए, क्या ले लिए, E(n1) ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -13.6 जेड का स्क्वायर अपान में n1 का स्क्वायर। ये होगा फार्मूला, ये फार्मूला E एनर्जी के लिए क्या फार्मूला है, -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो वो n1 के लिए क्या फार्मूला होगा, -13.6 जेड स्क्वायर अपान n1 का स्क्वायर, n1 के लिए फार्मूला होगा। n2 के लिए फार्मूला क्या होगा, E(n2) के लिए फार्मूला क्या होगा, -13.6 जेड स्क्वायर अपान में n2 का स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। होगा कि नहीं होगा, ये n2 के लिए फार्मूला होगा। बस इसी को हम लोग यहां पे पुट करेंगे और यहां पे पुट करेंगे। समझ में आ रहा है, इसी को हम लोग यहां पुट करेंगे और वहां पे पुट करेंगे। क्लियर, ठीक है, बस पुट करें, हाँ ऊपर पुट करें, अच्छा पुट किए हैं, चलो ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, इस दोनों में से कॉमन हमें क्या मिल रहा है, -13.6 Z1 का जेड स्क्वायर, इसे जेड स्क्वायर ही कर लो, ठीक है। और क्या होगा इन ब्रैकेट में, इसके पास क्या बचेगा, 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, हाँ ठीक है। इसके पहले हम लोग एक और फार्मूला पढ़े हैं एनर्जी का, याद है किसी को, एनर्जी का हम लोग फार्मूला पढ़े थे hc/λ, hc/λ पढ़े थे, हाँ कि भूल गए हो, भूल गए हो, ठीक है। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, hc/λ होता है, ठीक है। ये किसकी एनर्जी थी, ये भी किसकी एनर्जी थी, फोटोन की ही थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े थे ना, ये किसकी एनर्जी थी, फोटोन की ही थी। तो ई फोटोन इज इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं, hc/λ, क्या बोल सकते हैं, hc/λ बोल सकते हैं। क्लियर है, मतलब ये बराबर हो सकता है hc/λ के -13.6 जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 - n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। ये हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अब यहां से हम लोग लैम्डा का फार्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लैम्डा का फार्मूला। यहां से हमें वेवलेंथ निकालना है, क्या निकालना है हमें, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकालने के लिए hc हटना चाहिए, hc क्या होना चाहिए, हटना चाहिए। h क्या हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, h क्या हमारा प्लैंक कांस्टेंट, और c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा मतलब वेवलेंथ। तो हमें क्या करना है, वेवलेंथ का फार्मूला यहां से निकालना है। क्या निकालना है, हमें वेवलेंथ का फार्मूला निकालना है। तो hc हटना चाहिए यहां से, ये ऊपर है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, अपान में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, अपान में हो जाएगा। तो 1/λ इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपान में hc, क्या हो जाएगा, hc इन ब्रैकेट 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। क्लियर, ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, -13.6 अपान में hc, ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। ये वैल्यू है भाई, h का मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, 6.62 इंटू 10⁻34, याद है। यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट है। जब इसे सॉल्व करेंगे, जो इसे सॉल्व करेंगे तो जितनी वैल्यू आएगी, जितनी इसकी
वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को रिडबर्ग कांस्टेंट बोला गया है। समझ में आया है ना? समझ में आया? हाँ, इसे क्या बोला गया है? रिडबर्ग कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, ना ही -13.6 और ना ही प्लैंक कांस्टेंट और ना ही स्पीड ऑफ लाइट, ये चेंज नहीं होने वाली है, तो इसे बोला गया है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोला गया है? रिडबर्ग कांस्टेंट। और रिडबर्ग कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। किसे डिनोट करते हैं? आर से। तो यहां से फॉर्मूला बनेगा 1/λ इज इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर अपान में 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। ये होता है फार्मूला वेवलेंथ का। ये फार्मूला किसका होता है? वेवलेंथ का। समझ में आया ये? हाँ, क्या समझ में आया ये? हाँ, इसकी वैल्यू निकालिए, देखिए इसकी वैल्यू आ कितनी रही है, वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी आ रही है।